दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ की एक बेहतरीन मूवी गरुदन, जो आपको जरूर पसंद आएगी। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक कंस्ट्रक्शन वर्कर सलमान को देखते हैं, जो अपने बाकी साथियों के साथ एक जगह बैठकर शराब पी रहा होता है। बाहर तेज बारिश हो रही थी। तभी सलमान अपने दोस्तों से कहता है, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कंस्ट्रक्शन साइट का मेन स्विच बंद किया था या नहीं। चलो साथ में चलकर देख आते हैं, नहीं तो इस तेज बारिश में शॉर्ट सर्किट होने का खतरा है। सलमान अपने दोस्तों के साथ गाड़ी से मेन बिल्डिंग के पास पहुंचता है और स्विच चेक करने जाता है। तभी बिजली की तेज चमक में उसे वहां कोई आदमी खड़ा दिखता है। सलमान फौरन पूछता है, तुम कौन हो? लेकिन वो अजनबी बिना कोई जवाब दिए भाग जाता है। उसी वक्त सलमान को वहां एक लड़की दिखती है, जो एक कॉलेज स्टूडेंट थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। दरअसल वो अजनबी उस लड़की के साथ बलात्कार कर चुका था और वहां से फरार हो गया था। ये देखकर सलमान तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है। हॉस्पिटल में लड़की के पिता, पुलिस, मीडिया और उसके कॉलेज के दोस्त भी आ जाते हैं। तब पता चलता है कि इस लड़की का नाम टेरेसा है, जो अपने कॉलेज के यूथ फेस्टिवल से देर रात घर लौट रही थी। रास्ते में किसी अनजान आदमी ने उसे किडनैप कर लिया और उसकी ये हालत कर दी। टेरेसा अभी तक होश में नहीं आई थी और उसकी हालत काफी गंभीर थी, इसलिए उसे आईसीयू में भर्ती किया जाता है। इस केस की जिम्मेदारी डीसीपी हरीश के हाथों में थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर उन्हें बताती हैं कि टेरेसा की गर्दन पर गहरी चोटें आई हैं और उसकी हालत बेहद नाजुक है। फिलहाल उसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, लेकिन अगर हालत बिगड़ी तो वो कोमा में भी जा सकती है। इसके अलावा डॉक्टर बताते हैं कि टेरेसा के साथ बलात्कार हुआ है। उसकी बॉडी से किसी और का सीमन मिला है, लेकिन जिस चैन से उसका गला घोंटा गया था उस पर किसी की उंगलियों के निशान नहीं थे। हरीश सलमान से पूछताछ करता है तो वो बताता है, हम लोग रोज 7 बजे तक काम खत्म कर देते हैं। पिछली रात बारिश बहुत तेज थी तो मैं मेन स्विच चेक करने गया था। वहाँ काफी अंधेरा था, इसलिए मैं उस आदमी का चेहरा ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन अगर वो मेरे सामने आए तो मैं उसे पहचान लूंगा। सलमान एक और अहम बात बताता है कि साइट का नाइट वॉचमैन रोज रात 9 बजे आता है, यानी जिस शख्स ने ये किया उसे पहले से पता था कि 7 से 9 के बीच वहाँ कोई नहीं रहेगा, इसलिए उसने इस जगह को चुना। पुलिस गहराई से जांच पड़ताल करती है, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगता। धीरे धीरे 7 महीने बीत जाते हैं, लेकिन बेचारी टेरेसा अब भी कोमा में थी। इस दौरान कॉलेज के स्टूडेंट्स उसके सपोर्ट में सड़कों पर उतर आते हैं। उधर पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था, क्योंकि इतने महीनों में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। हालात ऐसे हो जाते हैं कि ये तय किया जाता है, अगर हरीश इस केस को 1 हफ्ते के अंदर सॉल्व नहीं कर पाते तो ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। हरीश इस केस को सुलझाने के लिए एक आखिरी दांव खेलता है। दरअसल कुछ लोग अपनी डीएनए रिपोर्ट्स लैब में जमा करवाते हैं, ताकि अगर उनका संबंध किसी शाही या खास खानदान से हो तो उन्हें इसके बारे में पता चल सके। अगर उनका डीएनए किसी मशहूर शख्सियत से मैच करता है तो लैब उन्हें इसकी जानकारी दे देती है। चूंकि पुलिस के पास अपराधी का सीमन सैंपल मौजूद था, यानी कि उसका डीएनए पहले से उनके पास था, हरीश एक नया प्लान बनाता है। वो आसपास के शहरों की लैब्स में अपराधी का डीएनए सैंपल भेज देता है, ताकि देखा जा सके कि क्या ये किसी के रिकॉर्ड से मैच करता है। उसका सोचना था कि अगर अपराधी ने कभी अपना डीएनए किसी टेस्ट के लिए दिया हो तो वो आसानी से पकड़ा जा सकता है। ये कदम किसी अंधेरे में तीर चलाने जैसा था, लेकिन किस्मत से उसका निशाना सीधा सही जगह पर लगता है। कुछ दिनों बाद रिपोर्ट आती है कि ये डीएनए हैदराबाद के एक आईटी इंजीनियर सहदेव से मैच कर गया है। हरीश बिना वक्त गंवाए हैदराबाद पहुंचता है और सहदेव से मिलता है, लेकिन पूछताछ के दौरान पता चलता है कि टेरेसा पर हमले वाली रात सहदेव अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में था। उसने वहां अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी किया था, यानी उसके पास पक्का अलीबाई था, वो ये अपराध कर ही नहीं सकता था। हरीश को यकीन था कि इस डीएनए का कोई न कोई कनेक्शन जरूर है, इसलिए वो सहदेव से पूछता है, क्या तुम्हारे किसी रिश्तेदार का केरला से कोई संबंध है? सहदेव थोड़ा सोचकर जवाब देता है, हाँ, मेरे दादा के भाई की फैमिली केरला में रहती है, हालांकि उनसे हमारी जान पहचान नहीं है। आजकल इतनी दूर की रिश्तेदारी रखता भी कौन है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं उनके एड्रेस और डिटेल्स का पता करके आपको बता सकता हूँ। बस यहीं से हरीश को सबसे बड़ा सुराग मिल जाता है। जब वो सहदेव के बताए रिश्तेदारों की पड़ताल करता है तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। टेरेसा के कॉलेज का प्रोफेसर निशांत वही आदमी है जो असल में इस केस के पीछे था। हरीश सलमान को साथ लेकर निशांत का पीछा करता है, जो अपनी पत्नी हरिता के साथ एक पार्किंग में खड़ा था। निशांत को देखते ही सलमान कहता है, सर, ये वो आदमी नहीं है। इस पर हरीश रुकने का इशारा करता है और कहता है, एक बार और ध्यान से देखो। तभी 2 पुलिस वाले सिविल ड्रेस में जाकर निशांत से पार्किंग को लेकर झगड़ा करने लगते हैं। बहस के दौरान उनमें से एक अचानक निशांत के पेट पर जोर से घूंसा मार देता है। जैसे ही निशांत दर्द से झुकता है, उसका शरीर ठीक उसी पोजीशन में आ जाता है जैसे सलमान ने उस रात देखा था। सलमान चौंकते हुए कहता है, हाँ सर, यही था वो, बस यही सबसे बड़ा सबूत था।
अगले दिन पुलिस निशांत को गिरफ्तार कर लेती है। जब टेरेसा की बॉडी पर मिले सीमन से उसका डीएनए मैच किया जाता है तो रिपोर्ट पूरी तरह से मैच कर जाती है। अब उसके खिलाफ केस शुरू होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर थॉमस टेरेसा की तरफ से केस लड़ते हैं और निशांत के खिलाफ सारे सबूत पेश करते हैं। गवाही के लिए सलमान भी कोर्ट में आता है और अपनी बात को दोहराता है। कोर्ट में ये साबित हो जाता है कि बलात्कार निशांत ने किया था। इस आधार पर जज उसे 7 साल की सजा सुना देते हैं। जब कोर्ट से जेल जाते वक्त निशांत हरीश से कहता है, सर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, मैं पूरी तरह निर्दोष हूँ। लेकिन हरीश उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। टेरेसा अब भी कोमा में थी और उसके पिता आज भी उसका इलाज करवा रहे थे, इसी उम्मीद में कि एक दिन वो ठीक हो जाएगी। उधर हरीश की रिटायरमेंट अब कुछ ही दिनों में होने वाली थी। एक सुबह जब हरीश जॉगिंग कर रहा होता है तभी एमएलए मैथ्यू के कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और धमकाने लगते हैं। लेकिन हरीश बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं देता और वे सब उसे धमकाकर वहां से चले जाते हैं। हरीश ने पहले एमएलए मैथ्यू को डॉलर स्मगलिंग के केस में पकड़ा था। हालांकि मैथ्यू को बेल मिल चुकी थी, लेकिन हरीश को कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही देनी थी। इसी वजह से मैथ्यू ने अपने आदमियों को भेजा था ताकि वो हरीश को धमका सके और उसे गवाही देने से रोका जा सके। इस बीच अपनी 7 साल की सजा पूरी करके निशांत भी जेल से बाहर आ जाता है। निशांत अपने एक दोस्त से मिलने जाता है जो उसे देखकर काफी खुश हो जाता है। लेकिन तभी वहां उसकी पत्नी हरिता अपनी बेटी के साथ आ जाती है। हरिता की नजरें जैसे ही निशांत पर पड़ती हैं, वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। निशांत समझ जाता है कि हरिता ने उसे गुनहगार मान लिया है और अब वो उससे बात भी नहीं करना चाहती। उधर हरीश अपनी रिटायरमेंट की खुशी में पार्टी कर रहा था। वो अपने दोस्तों को बताता है कि उसे करीब 30 लाख रुपए का रिटायरमेंट फंड मिलने वाला है। मैं इस पैसे से अपने बेटे को विदेश पढ़ने के लिए भेज दूंगा और ये घर बेचकर गांव में आराम से अपनी बाकी जिंदगी बिताऊंगा। 2 दिन बाद जब हरीश अपने रिटायरमेंट फंक्शन में मौजूद होता है तभी उसे थॉमस का कॉल आता है। थॉमस बताता है निशांत ने अपने केस को हाई कोर्ट में रीओपन करवाने के लिए अर्जी डाली है और कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया है। हरीश हैरानी से पूछता है, क्या ऐसा हो सकता है? कोई अपने गुनाह की सजा काटने के बाद भी केस को रीओपन करवा सकता है? थॉमस कहता है, हाँ ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन कानूनी रूप से ये मुमकिन है। हरीश लापरवाही से बोलता है, मुझे इससे क्या लेना देना, मैं तो रिटायर होने वाला हूँ। इस पर थॉमस गंभीर होकर कहता है, हमने सलमान से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा। अगर वो कोर्ट में गवाही देने नहीं आया तो निशांत पूरी तरह से फ्री हो जाएगा और हो सकता है कि वो टेरेसा को मारकर अपना बदला लेने की कोशिश करे। थॉमस की बात सुनकर हरीश उसके साथ सलमान के घर जाता है। वहां सलमान की बीवी बताती है कि वो घर पर नहीं है और किसी काम के सिलसिले में कोयतूर गया हुआ है। हरीश सलमान की बीवी से कहता है, उसे ये बताना कि कोर्ट में उसका आना बहुत जरूरी है। अगर उसने गवाही नहीं दी तो एक गुनहगार आजाद हो जाएगा। जैसे ही सलमान से बात हो उसे कोर्ट की तारीख पर आने के लिए कह देना। अब कोर्ट की पहली तारीख आती है। कोर्ट में निशांत जज से कहता है, जेल में रहने के दौरान मैंने अपनी लॉ की डिग्री पूरी कर ली है, क्या मैं अपना केस खुद लड़ सकता हूँ? जज निशांत को अपना केस खुद लड़ने की इजाजत दे देते हैं। हरीश सबसे पहले इस केस के प्राइम विटनेस सलमान को गवाह के तौर पर बुलाता है। निशांत सलमान से पूछता है, तुम पिछले कुछ दिनों से कहाँ थे? सलमान जवाब देता है, मैं कोयम्बटूर गया हुआ था। निशांत मुस्कुराते हुए कहता है, सच बोलो, तुम डी एडिक्शन सेंटर में थे, है ना? जहाँ पिछले 7 सालों में तुम 6 बार जा चुके हो और शायद आज भी तुम्हारी शराब की लत नहीं छूटी। सलमान चुप रह जाता है। फिर निशांत कोर्ट में एक और सवाल उठाता है, जिस बिल्डिंग में ये घटना हुई थी वहां उस रात बिजली थी ही नहीं, लेकिन पुलिस रिपोर्ट में लिखा है कि सलमान ने मुझे गरजती हुई बिजली में देखा था। अब बताइए, जब वहां बिजली थी ही नहीं तो उसने मुझे देखा कैसे? निशांत आगे कहता है, साथ ही पुलिस ने एक और बात अपनी रिपोर्ट में दर्ज नहीं की। सलमान उस रात नशे में धुत था और सभी को पता है कि कानूनी रूप से एक शराबी की गवाही की कोई वैल्यू नहीं होती। थॉमस इस पर ऑब्जेक्शन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कोर्ट में निशांत का तर्क भारी पड़ता है। पहले ही दिन निशांत ने पुलिस के प्राइम विटनेस को झूठा साबित कर दिया। अब निशांत कोर्ट में केरला सेंट्रल लेबोरेटरी के मुख्य डॉक्टर को बुलाता है, जिन्होंने निशांत के डीएनए को उस सीमन से मैच किया था। निशांत उनसे पूछता है, क्या आपकी लेबोरेटरी अभी भी चालू है? डॉक्टर जवाब देता है, नहीं, वो 3 साल पहले बंद हो गई थी। निशांत तुरंत सवाल दागता है, मतलब एक बंद हो चुकी लैब की रिपोर्ट के आधार पर मुझे जेल भेजा गया? क्या ये रिपोर्ट भरोसेमंद थी? निशांत जोर देकर कहता है, मैं कोर्ट में साबित कर दूंगा कि केरला सेंट्रल लेबोरेटरी गलत रिपोर्ट बनाने के लिए बदनाम रही है। इसके लिए मैं कुछ और गवाहों को पेश करना चाहता हूँ। थॉमस तुरंत ऑब्जेक्शन उठाता है। नियमों के मुताबिक बिना पहले बताए निशांत ऐसे गवाह पेश नहीं कर सकता। जज कहते हैं, ठीक है निशांत, आप थॉमस को गवाहों की लिस्ट दे दीजिए, अगली सुनवाई में आप उन्हें पेश कर सकते हैं।
तभी निशांत जज से विनती करता है, इस केस की वजह से मेरी जिंदगी और करियर दोनों बर्बाद हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि बार काउंसिल मुझे एक टेम्परेरी लाइसेंस दे दे ताकि मैं वकालत कर सकूं और अपने जीवन यापन के लिए कुछ कमा सकूं। जज इस पर सहमति दे देते हैं और निशांत को टेम्परेरी वकालत लाइसेंस मिल जाता है। अगली सुनवाई। अब निशांत सबसे पहले स्मिता नाम की महिला को गवाह के तौर पर बुलाता है। स्मिता बताती है कि उसके पति ने केरला सेंट्रल लेबोरेटरी की रिपोर्ट के आधार पर उसके खिलाफ केस किया था। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि स्मिता की बेटी का DNA उसके पति से मैच नहीं करता। स्मिता कहती है, लेकिन जब मैंने वही रिपोर्ट दिल्ली और हैदराबाद की लैब में चेक करवाई तो मेरी बेटी का DNA मेरे पति से मैच कर गया। निशांत मुस्कुराता है और कोर्ट में कहता है, यानी केरला सेंट्रल लेबोरेटरी पहले भी गलत रिपोर्ट बना चुकी है और ऐसी ही एक गलत रिपोर्ट के आधार पर मुझे 7 साल जेल में रखा गया। अब कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। क्या निशांत सच में निर्दोष है या वो एक मास्टरमाइंड की तरह अपने गुनाह को छिपा रहा है? फिर अगला गवाह जॉन था, जिसने एक आदमी को जमीन बेची थी, लेकिन बाद में उसी आदमी ने जॉन पर केस कर दिया कि उसने जाली कागज दिखाकर उसे जमीन बेची है। मामला तब और पेचीदा हो गया जब लैब रिपोर्ट में ये सामने आया कि जिन लोगों की वह जमीन असल में थी उनका DNA जॉन से मैच नहीं कर रहा था, यानी कानूनी रूप से वो जॉन की पुश्तैनी जमीन नहीं थी। इसके बावजूद जॉन पर यह आरोप था कि उसने इसे अपनी खानदानी जमीन बताकर बेचा। जॉन ने कोर्ट में बताया कि उसने ये रिपोर्ट दूसरी लैब से चेक करवाई और वहां से साबित हुआ कि न तो पेपर्स जाली थे और न ही उसकी DNA रिपोर्ट गलत थी। इसी आधार पर वो केस जीत गया। अब निशांत का आखिरी गवाह एक चोर मुरुगन था। कोर्ट में उसने खुलासा किया कि टेरेसा के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसी ने किया था। अपराध के बाद वो अंडरग्राउंड हो गया था, लेकिन जब उसने देखा कि इस केस में निशांत को फंसा लिया गया है तो वो फिर से अपने चोरी चकारी के धंधे में लग गया। इसी दौरान एक चोरी में पुलिस ने उसे पकड़ लिया और अब वो 2 महीने में रिहा होने वाला था। मुरुगन ने कहा कि अब वो इस पाप के बोझ को और नहीं सह सकता और पश्चाताप करके भक्ति के मार्ग पर चलना चाहता है। इसलिए उसने कोर्ट के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया और साफ साफ कहा कि निशांत बेगुनाह है, असली गुनहगार वो खुद है। इसके बाद निशांत बताने लगा कि इसी तरह के एक केस की वजह से हाईकोर्ट के आदेश पर 2 साल पहले इस लैब को रिनोवेशन के नाम पर बंद कर दिया गया था। उसने आगे कहा कि 7 महीने से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टेरेसा के असली गुनहगार को पकड़ नहीं पाए, इसलिए ये केस CBI के पास जाने वाला था। पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा तो उन्होंने जबरदस्ती सबूत बनाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। यहाँ तक कि DNA रिपोर्ट भी ऐसी लैब से तैयार करवाई गई जो गलत रिपोर्ट बनाने के लिए कुख्यात थी। इसके बाद निशांत ने एक और केस का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे ही एक मामले में कोर्ट ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से ही कंपनसेशन दिलवाया था। फिर उसने कहा, मुझे पता है कि कोर्ट ने मेरे केस में कोई गलती नहीं की, जो सबूत उनके सामने पेश किए गए उन्हीं के आधार पर फैसला हुआ, लेकिन असल गलती इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की है जिन्होंने झूठे सबूत बनाकर पेश किए, इसलिए मुझे भी कंपनसेशन उन्हीं से दिलवाया जाए। फिर जज फैसला सुनाते हैं और निशांत को इस जुर्म से बरी कर देते हैं। कोर्ट हरीश को आदेश देता है कि वो निशांत को मुआवजे के रूप में 70 लाख रुपए दे। इस एक फैसले से निशांत लोगों की नजरों में हीरो बन गया, जबकि हरीश विलन। यहाँ तक कि निशांत की बीवी ने भी उसे माफ कर दिया था और उसकी जिंदगी दोबारा ट्रैक पर लौट आई थी। दूसरी तरफ हरीश के घर पर मैथ्यू के गुंडों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। अब उसे अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता सताने लगी, इसलिए वो अपनी फैमिली को गाँव ले जाकर छोड़ देता है। लेकिन कोर्ट का फैसला उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वो धीरे धीरे नशे का आदी होता जा रहा था। एक दिन नशे में धुत होकर वो थॉमस से कहता है, निशांत जितना सीधा दिखता है असल में उतना ही शातिर है। मैं उसका असली चेहरा दुनिया को दिखा कर रहूंगा। इसके बाद जब हरीश अपने घर पहुंचता है तो वहां का नजारा देखकर दंग रह जाता है। MLA के गुंडों ने घर में तोड़फोड़ मचा दी थी और उसके पालतू कुत्ते को भी मार दिया था। गुस्से और नशे में धुत हरीश को लगता है कि ये सब निशांत ने करवाया है। गुस्से में वो निशांत के घर जा पहुंचता है और उस पर चिल्लाने लगता है। उस वक्त निशांत अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। जब माहौल गर्माने लगा तो उसके दोस्तों ने किसी तरह बीच बचाव कर उसे वहां से निकाल लिया। अगले दिन हरीश उस जेलर से मिलने जाता है जहां निशांत पहले कैद था। जेलर उसे बताता है कि जब निशांत शुरुआत में जेल आया था तो वहां के सभी कैदी उसे बेरहमी से मारते पीटते थे, क्योंकि जेल में हर बलात्कार के आरोपी के साथ ऐसा ही किया जाता है। फिर ये सब कैसे बंद हुआ? जेलर ने बताया, जेल में नारी सुन्नी नाम का एक खतरनाक गैंगस्टर भी था। वो अंडरवर्ल्ड से जुड़े कई अवैध धंधे चलाता था, जैसे हवाला और ड्रग्स। एक दिन नारी सुन्नी ने निशांत को मिलने के लिए बुलाया। उन दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई। फिर नारी सुन्नी ने सबको आदेश दिया, निशांत बेगुनाह है, अब इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। उस दिन के बाद से नारी सुन्नी ने अपने सारे काले धंधे छोड़ दिए और निशांत ने भी खुद को बदल लिया। उसने जेल में ही लॉ की पढ़ाई शुरू कर दी और किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। हरीश ने अब मुरुगन से मिलने का फैसला किया। हरीश ने मुरुगन से पूछा, क्या तुमने सच में ये गुनाह किया है? मुरुगन ने कहा,
मैंने पहले ही निशांत को एक चिट्ठी भेजी थी, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। हरीश ने पूछा, तो फिर तुम कोर्ट में क्यों आए? मुरुगन ने कहा, जब निशांत जेल से रिहा हुआ तो एक दिन वह मुझसे मिलने आया। उसने मुझसे बात की और फिर उसके कहने पर ही मैंने कोर्ट में आकर अपना बयान दे दिया। अब हरीश पूरी तरह से टूट चुका था। उसे निशांत के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था। वो नशे में डूबता जा रहा था, डिप्रेशन में था, जबकि दूसरी तरफ निशांत की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने अपनी एक लॉ फर्म खोल ली थी। अब लोग उसे सच्चाई की लड़ाई लड़ने वाला वकील कह रहे थे। अब आगे क्या होगा? क्या हरीश सच में गलत था या फिर कोई और साजिश खेली जा रही थी? हरीश की हालत अब और बिगड़ने लगी थी। इधर निशांत का नाम हर तरफ छाया हुआ था। टीवी और रेडियो पर उसके इंटरव्यू लगातार आ रहे थे। अब उसकी लॉ फर्म में 3 लड़कियां ज्वाइन करने आईं। उन्होंने कहा कि वे निशांत के अंडर ही प्रैक्टिस करना चाहती हैं। निशांत ने उन्हें साफ साफ कहा, मैंने ये फर्म गरीबों के केस लड़ने और उनकी मदद के लिए शुरू की है। हर केस में पैसे नहीं मिलते, कुछ मैं फ्री में भी लड़ता हूँ। फिर वो गंभीर होकर बोला, अगर तुम्हें ये मंजूर है तो ही मेरे साथ जुड़ सकती हो। तीनों लड़कियों ने निशांत की शर्त मान ली और फर्म ज्वाइन कर ली। उधर हरीश की जिंदगी बिखर रही थी। एक दिन हरीश की पत्नी ने थॉमस को कॉल किया। थॉमस, मैं बहुत परेशान हूँ। हरीश का बर्ताव दिन ब दिन बदलता जा रहा है। वो दिन रात बस शराब पीते रहते हैं। कृपया उन्हें समझाइए कि जो हो गया उसे भूल जाएं। थॉमस मिलने पहुंचा, लेकिन हरीश कुछ और ही सोच रहा था। जब थॉमस हरीश के घर पहुंचा तो देखा कि हरीश किसी लड़की की तस्वीर को ध्यान से देख रहा था। थॉमस ने पूछा, ये कौन है? हरीश ने जवाब दिया, ये लड़की अरुणिमा है जो निशांत की फर्म में काम करती है। थॉमस हैरान हुआ तो हरीश की आंखों में गुस्सा था। मैंने निशांत के खिलाफ सबूत जुटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। पर मुझे यकीन है कि वो बहुत शातिर है और उसका अगला निशाना यही लड़की होगी। थॉमस कुछ पल सोच में पड़ गया। फिर वो गहरी सांस लेते हुए बोला, हरीश, मुझे लगता है कि हमसे एक गलती हो गई। शायद निशांत सच में बेगुनाह था और मैंने इस सच को स्वीकार कर लिया है। अब तुम्हें भी इसे मान लेना चाहिए। लेकिन हरीश मानने को तैयार नहीं था। अब उसने अरुणिमा का पीछा करना शुरू कर दिया। फिर एक रात अरुणिमा गायब हो गई। जब ये खबर हरीश तक पहुंची तो वो उसे ढूंढते हुए एक पब्लिक टॉयलेट में पहुंचा। वहां अरुणिमा बेहोश पड़ी थी। जब उसे होश आया तो उसने हरीश को सामने देखा और डर गई। उसे लगा कि हरीश ही उसका किडनैपर है। वो घबराकर वहां से भाग गई और सीधा पुलिस के पास पहुंची। उसने पुलिस को बताया, ये आदमी पिछले कई दिनों से मेरा पीछा कर रहा था और आज इसने मुझे किडनैप किया। बस फिर क्या था, हरीश गिरफ्तार हो गया। ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। लोग कहने लगे, डिप्रेशन में आकर हरीश ने एक लड़की के साथ गलत करने की कोशिश की। अब कोई भी वकील हरीश का केस लड़ने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि थॉमस ने भी उसका केस लेने से मना कर दिया। फिर एक दिन निशांत जेल में हरीश से मिलने आया। निशांत ने टेबल पर कुछ पेपर्स रखे और कहा, आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए, मैं आपका केस लड़ूंगा। हरीश हैरान रह गया। निशांत ने गंभीर लहजे में कहा, हम कोर्ट में साबित करेंगे कि आपने ये सब अपने होश हवास में नहीं किया, बल्कि शराब के नशे में किया। इससे आपकी सजा कम हो सकती है। तब हरीश ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, निशांत, मुझे अब तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। अब मैं समझ गया कि तुमने ये सब कैसे किया। और फिर हरीश ने निशांत के सामने अपना सबसे बड़ा राज खोलना शुरू किया। उसका सारा काला धन अब लीगल लगने लगा और इस खेल में निशांत उसका मास्टरमाइंड था। झूठी गवाहियां भी प्लान का हिस्सा थीं। स्मिता, जॉन और मुरुगन, ये सभी नारी सुन्नी के आदमी थे। उन्हें पैसे देकर कोर्ट में झूठी गवाही दिलवाई गई और सलमान, उसे हमेशा शराब में डुबोकर रखा गया ताकि वो कभी सच ना बोल सके। और ये आइडिया भी निशांत का ही था। हरीश ने कहा, मैंने तुम्हारे बैकग्राउंड को चेक नहीं किया, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। टेरेसा की मौत की सफाई बताती थी कि ये निशांत का पहला मर्डर नहीं था। हरीश ने इंक्वायरी की तो सच सामने आया। 1991 कोलकाता यूनिवर्सिटी सोफिया नाम की लड़की अचानक गायब हो गई थी। उसे उसी की कार में जिंदा जला दिया गया था। फिर बनारस यूनिवर्सिटी एक स्टूडेंट सुनीता अचानक लापता हुई। 4 साल बाद जब यूनिवर्सिटी की जमीन खोदी गई तो उसकी लाश वहां से मिली। तुमने इन दोनों लड़कियों के साथ बलात्कार किया और फिर मार दिया। हरीश के शब्दों में अब गुस्सा था। निशांत मुस्कुराया और धीरे से बोला, तुम एक केस भूल गए हरीश, ये सब तो बात की बात है। मैंने अपने पड़ोस की एक लड़की के साथ बलात्कार किया था और उसका गला घोंटकर मार दिया। वहीं से मेरी शुरुआत हुई थी। फिर उसने एक और खौफनाक सच बताया। जानते हो मैंने उसकी लाश कहाँ दफनाई? मैंने उसे एक जमीन में दफना दिया और उसके ऊपर एक आम का पेड़ लगा दिया। सबसे मजेदार बात, उस लड़की का भाई और मैं साथ में उस पेड़ से आम तोड़कर खाते थे। सच में बहुत मजा आता था। हरीश की आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे। अब साफ था, निशांत कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक क्रूर हत्यारा। निशांत की बातें सुनकर हम समझ पाते हैं कि वो कितना शातिर और सनकी सीरियल किलर है। आगे वो कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर नजर रख रहे थे,
इसलिए मैंने पहले तुम्हें अरुणिमा को किडनैप करके फंसाया और फिर अब उसकी जगह मैंने रेडियो वाली लड़की को अपना शिकार बनाया जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था। थोड़ा सा पैटर्न मुझे बदलना पड़ा ताकि तुम जब बाहर निकलो तो दोबारा से अंदर चले जाओ। दरअसल निशांत ने उस रेडियो वाली लड़की को हरीश के घर पर बांध कर रखा है और जब तक हरीश बाहर निकलेगा तब तक उसकी मौत हो जाएगी, जिससे हरीश के घर उसकी सड़ी लाश मिलेगी और इससे वो दोबारा अरेस्ट हो जाएगा। फिर निशान कहता है किसी को टेरेसा का भी पता न चलता, पर अचानक से सलाम आ गया और मुझे 7 साल जेल में गुजारने पड़े। ये सुनकर हरीश निशान को मारने लगता है, पर पुलिस निशान को छुड़ा लेती है और निशान वहां से चला जाता है। फिर यहाँ से वो सीधा हरीश के घर उस लड़की को मारने जाता है, मगर वहाँ वो लड़की नहीं बल्कि निशान की बीवी हरिता थी। ये देख वो दंग रह जाता है। इसी के साथ पुलिस वहाँ पहुँचती है और हरीश सीधा निशांत के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में अब कोई कमजोरी नहीं थी, कोई लाचारी नहीं थी, बस एक शिकारी की ठंडे दिमाग से भरी नजरें थीं। निशांत हैरानी से हरीश को देखता है। तुम? हरीश हल्की मुस्कान के साथ कहता है, शुरुआत से ही मेरी नहीं बल्कि पूरी केरला पुलिस की नजर तुम पर थी। असल में हरीश ने शराबी और डिप्रेशन में होने का सिर्फ नाटक किया था ताकि निशांत को लगे कि उसका प्लान परफेक्ट है और वो बेफिक्र होकर अपनी अगली चाल चले। हरीश की यही चाल निशांत के लिए जाल बन गई। अब जब हरिता को सामने देखकर निशांत को अपनी हार समझ आ गई, तब हरिता ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। वहीं कोर्ट में टेरेसा की मौत को भी अब मर्डर साबित कर दिया गया। इस बार बलात्कार और हत्या के कई मामलों के साथ साथ नारी सुन्नी, निशांत और उसके बाकी साथियों पर कड़ी कार्रवाई हुई। फाइनल सीन। एमएलए मैथ्यू अपने लोगों के साथ कहीं जा रहा होता है कि तभी सामने से हरीश उसकी कार रोकता है। मैथ्यू के चेहरे पर घबराहट आ जाती है, लेकिन वो खुद को शांत दिखाने की कोशिश करता है। हरीश अपने फोन से अपने मरे हुए पालतू कुत्ते की तस्वीर दिखाता है और धीमे से कहता है, तुमने जॉन विक मूवी तो देखी होगी, उसमें हीरो अपने डॉग का बदला लेता है। मैथ्यू की सांसें तेज हो जाती हैं। हरीश हल्के से मुस्कुराता है, अब तुम लोग समझ लो कि मैं तुम्हारा क्या हाल करने वाला हूँ। मैथ्यू के माथे से पसीना टपकने लगता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और इसी के साथ ये रोमांचक थ्रिलर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? क्या आपको हरीश का बदला सही लगा या आप कुछ और चाहते थे? कमेंट में बताइए कि अगली बार कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए। अगर आपको ऐसी थ्रिलर मूवीज पसंद हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, वरना अगली बार कोई निशांत तुम्हारे भी पीछे न पड़ जाए।